Hello everyone, here I am to explain you the chapter of Federalism of class 10th, chapter 2. Federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. It means फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। बेसिकली जैसे कि हमारी इंडिया है वो भी एक फेडरल कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो कैसे कहलाती है डेमोक्रेटिक? ड्यू टू फेडरलिज्म। अगर हमारे इंडिया में फेडरलिज्म नहीं होगा तो वो डेमोक्रेटिक भी नहीं कहलाएगी। तो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है इंडिया, तो वो इसी वजह से कहलाती है। मीन्स एक इसका भी रोल है उसमें फेडरलिज्म का, इस सिस्टम का, क्योंकि जहाँ पावर डिवाइड होती है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते और वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी बनी रहती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जहाँ फेडरलिज्म नहीं होता वहाँ क्या होता है। बिफोर दैट, अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम फेडरेशन का मतलब फेडरल ही है यहाँ। अब इसको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ रहे हैं कि यहाँ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट सेंट्रल होती है एंड सेकेंड स्टेट। फर्स्ट सेंट्रल वो होती है जो एंटायर कंट्री को देखती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ सब्जेक्ट्स को लेके, कुछ इश्यूज़ को लेके। और सेकंड होती है स्टेट गवर्नमेंट जो कि प्रोविंशियल लेवल पे होती है, जो कि देखती है कुछ मतलब सिर्फ अपने स्टेट के इशू को। स्टेट लेवल को कुछ नहीं है एंटायर कंट्री से, मतलब उसको अपने स्टेट के ही सिर्फ इश्यूज़ को देखना है और मेंटेन करके रखनी है अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स को। एंड सिमिलरली सेंट्रल को। तो इस जहाँ पे जिस कंट्री में ऐसे पावर डिवाइडेड होती हैं तो वहाँ पे फेडरेशन होता है और वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आता है कि फेडरेशन में कितनी लेवल की गवर्नमेंट होती है और 1-2 पॉइंट में एक्सप्लेन करना आ जाए, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है और ये किस लेवल पे काम करती हैं, एंटायर कंट्री पे करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स को देखती है, बस आपको वो इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट, येस, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ फेडरेशन कि कैसे नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स पे ये डिवाइडेड है। मीन्स फेडरेशन में एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती या पावर एक हाथ में नहीं होती, पावर जो इसमें डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम, अब जहाँ पे फेडरल सिस्टम नहीं होता तो उस कंट्री में होता है यूनिटरी सिस्टम। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Under the system, there is only one level of government or the subordinates to the central government. ये वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है यूनिटरी जिसमें 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें सिर्फ 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वो कौन सा होता है? सेंट्रल। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि रूल करती है स्टेट पे और लोकल गवर्नमेंट पे। सेकेंड पॉइंट में यही लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास करती है स्टेट लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट पे। इट मीन्स यूनिटरी सिस्टम में किंग है, वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स यहाँ पे एक के हाथ में सारी पावर है, तो ऐसी कंट्री कभी डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकती। एंड दूसरी तरफ हम पढ़ रहे हैं फेडरल सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट पे ऑर्डर पास नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट वो इंडिपेंडेंट है, स्टेट अपना इंडिपेंडेंट है। इन दोनों को एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ता। और यहाँ पावर भी एक के पास नहीं है, यहाँ पावर स्टेट के पास अलग, सेंट्रल के पास अलग, लोकल के पास अलग पावर है। तो इसे कहते हैं फेडरल सिस्टम, जहाँ पे कोई एक नहीं होता जिसके पास सारी पावर हो, डिवाइडेड होती हैं पावर। और जहाँ पे जिस कंट्री में पावर डिवाइडेड होती है वहाँ फेडरल सिस्टम होता है और वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। तो अगर आ भी जाए डिफ्रेंशिएट तो आपको ये लिखना है और बताना है कि फेडरल सिस्टम इज़ अ राइट वे, नॉट अ यूनिटरी सिस्टम। नेक्स्ट, यस, यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। अब यहाँ पे फेडरल सिस्टम में हमें क्या समझ आ रहा है जब हाथ मिलाए हुए हैं यहाँ पे? इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों लाइक सहानुभूति हो या किसी टॉपिक पे लाइक दोनों मिले हुए हों, कोई झगड़े नहीं हो, या दोनों ये नहीं कोई ऊपर है कोई नीचे है, दोनों के इंडिपेंडेंट है और इक्वल पावर्स हैं और दोनों हाथ मिलाने का यहीं पे यही मतलब है, यही मतलब निकलता है। एंड यूनिटरी गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं कि एक है बीच में सेंट्रल अथॉरिटी, एक सिंगल, जो कि सब पे रूल कर रहा है, स्टेट पे, लोकल पे, जो वो मन करे सेंट्रल अथॉरिटी का वो ऑर्डर पास कर रहा है उन पे। मीन्स इसमें स्टेट और लोकल इंडिपेंडेंट नहीं होते और पावर्स डिवाइडेड नहीं होती। बीच में सेंट्रल अथॉरिटी आपको दिख रहा है, इट मीन्स वो सब पे रूल करती है। बट फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट वन,
की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्क्स ये आता है पेपर में कि क्या की फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो फेडरेशन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. इसका मतलब है कि हर गवर्नमेंट मीन्स डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एज वी ओन नो। तो डिफरेंट टायर जो है उनके अपने ओन खुद के जुरिस्डिक्शन है, मतलब एक स्पेसिफिक मैटर है उनके पास खुद का। लाइक लेजिस्लेशन के पास उसका खुद का वर्क है, टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन के पास उनका खुद का एक जुरिस्डिक्शन होना, मतलब एक स्पेसिफिक वर्क होना खुद के पास परमानेंटली, कि वही करना है उन्हें, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं देखना। लाइक हम देखते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि 3 टायर हैं हमारे गवर्नमेंट के। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि लेजिस्लेशन का क्या वर्क है, लॉ बनाना, वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है, एंड जुडिशरी देखती है कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो वो जुडिशरी के पास ही आता है, मीन्स कोर्ट है जो हमारा। तो लाइक इनका अपना अपना वर्क है। अब लेजिस्लेटिव जुडिशरी का वर्क नहीं कर सकती, वो अपना ही करेगी, तो उसका ओन खुद का जुरिस्डिक्शन है लेजिस्लेटिव का। एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंट करना है लॉ, तो वो इम्प्लीमेंट ही करेगी, उसका खुद का अपना ओन जुरिस्डिक्शन है। तो सेम एज जुडिशरी, तो सबका अपना अपना ओन जुरिस्डिक्शन होता है। नेक्स्ट, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जुरिस्डिक्शन है अपना अपना हर किसी का, लाइक लेजिस्लेशन का अपना, टैक्सेशन का अपना, तो वो जो है लेवल ऑफ टायर्स का है अपना खुद का जुरिस्डिक्शन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. अब जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, जो स्पेसिफाइड है वहाँ पे, गारंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो है यूनिलेटरली, मतलब है कि एक गवर्नमेंट से वो चेंज नहीं हो सकता, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से नहीं, कि सेंट्रल अथॉरिटी ने कहा ठीक है कर दो चेंज तो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं। इसमें क्या होता है कि सारी गवर्नमेंट की सहानुभूति चाहिए, बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब दोनों, सेंट्रल स्टेट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों की सहानुभूति होनी चाहिए कि हाँ ये सही है, ये फंडामेंटल राइट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। या कोई चेंज करना हो कोई राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ नहीं कर सकती। नेक्स्ट, courts have the power to interrupt the constitution and the powers of different levels of government. The highest court acts as an umpire. इसका मतलब है कि जो कोर्ट है सिर्फ उसी के पास पावर है कि इंटरप्ट करना, मतलब बीच में दखल देना, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ गलत हो रहा हो या जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो पावर का गलत यूज़ कर रही हो, तो सिर्फ कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है हमारा? सुप्रीम कोर्ट। तो सिर्फ वो ही एक्ट कर सकता है उसमें, और कोई नहीं कर सकता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन का या अपने पावर का मिसयूज़ कर रही है, तो स्टेट को कोई हक नहीं है कि वो सेंट्रल को करेक्ट करे, वहाँ बोले कि तुम गलत कर रही हो। स्टेट उसके अगेंस्ट केस कर सकता है कोर्ट में, लेकिन वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता उसके काम के बीच में। सेम है सेंट्रल भी स्टेट की नहीं कर सकता बीच में दखल अंदाजी। वो केस करना चाहे तो वो कर सकते हैं लेकिन कोर्ट में, और अगर कोर्ट ही है जो इंटरप्ट कर सकता है और किसी के पास ये पावर नहीं है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फिनेंशियल ऑटोनॉमी। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इसका मतलब है कि हर स्टेट को पता है कि उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आना है, ठीक है। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पता है उसकी स्टेट का जो रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो कहाँ से आना है। फिनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब जो मनी है फिनेंशियली वो कहाँ से आनी है, वो स्पेसिफाइड है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर भी है, तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को वो पता है। द फेडरल सिस्टम हैज़ 2 ऑब्जेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द फेडरल सिस्टम हैज़ 2 ऑब्जेक्टिव्स। First, to safeguard and promote unity of the country. To safeguard and promote the unity of the country means पहले safeguard करना और उसके बाद unity को बढ़ाना country में, and then
while at the same time accommodation regional diversity. Yes, उसके बाद कि उसी वक्त जब हमने सेफगार्ड करा और यूनिटी को तो प्रमोट कर दिया कंट्री में, बट एट द सेम टाइम अकोमोडेट करना रीजनल डाइवर्सिटी को भी, धर्म लेके जो हमारा रीजन को लेके अपना, कि सबका अपना अपना अलग अलग धर्म होता है, तो उसको लेके एक अकोमोडेट करना डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन से है, मतलब कि उसमें जो रीजनल को लेके है कि मतलब टिके रहें अपने रीजन में, या कोई मतलब फोर्स नहीं कर सकता उसमें चेंज करने के लिए। नेक्स्ट वन, coming together federation. In this federation, the first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit. इसमें क्या होता है कि एक ये ऐसा पाथ है कमिंग टुगेदर फेडरेशन जिसमें इंडिपेंडेंट कंट्री मिल जाती हैं। लाइक मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो और मैं, हम दोनों अगर मिल जाएं और मिल के वीडियो बनाने लग जाएं या अपना इंस्टीट्यूट खोल लें, ठीक है, अगर अपना इंस्टीट्यूट खोल ले, तो हम क्या हो रहा है, मैं इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट, और दो इंडिपेंडेंट लोग मिल गए और एक इंस्टीट्यूट खोला, तो हमें क्या हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली लाइक यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीन है कंट्री, ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। यूएसए भी इंडिपेंडेंट है, स्विट्ज़रलैंड भी और ऑस्ट्रेलिया भी। ये तीनों जब कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री जब मिल जाती हैं और तो बिगर यूनिट मीन्स, तो इन्हें ये ज़्यादा में मतलब इन्हें जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। लाइक कुछ वॉर हो जाए तो ये तीनों के एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कहीं पे मनी की प्रॉब्लम होगी तो कहीं पे हथियार चाहिए होते हैं वॉर के लिए, कहीं पे उसकी कमी हो जाए तो ये तीनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो बेसिकली कमिंग टुगेदर फेडरेशन इन शॉर्ट यही है कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं मिलती हैं और मिलके एक बिगर यूनिट बना लेती हैं। सो दिस इज़ नोन एज कमिंग टुगेदर। Now holding together federation. First of all, it is very important to understand both, as दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं, इनके बीच का डिफरेंस जो है पूछा जाता है। So holding together federation. So holding together federation है जिसमें अभी सेकेंड रूट कहलाता है, जिसमें इंडिपेंडेंट तो होते हैं सब लेकिन कंबाइन नहीं होते। अगर वो कंबाइन हो गए तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। होल्डिंग टुगेदर की फेडरेशन में कि हम एक साथ तो हैं, ज़रूरत आने पे हेल्प भी करेंगे, लेकिन हम वो शो नहीं करें, वो हम दिखा नहीं रहे जुड़ के, ठीक है। इंडिपेंडेंटली सब अपना वर्क कर रहे हैं इसमें। फॉर एग्जांपल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये कहलाती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट। इस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो ज़्यादा पावरफुल होती है देन स्टेट गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है इसे समझना। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वी ऑल नो कि ये इंडिपेंडेंटली अपना अपना वर्क करती है। ना लेजिस्लेटिव समझाती है कि एग्जीक्यूटिव आप ऐसे करो, ना एग्जीक्यूटिव समझाती है कि जुडिशरी आप ऐसे करो, ना जुडिशरी समझाती है लेजिस्लेटिव को। सब इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर रही हैं बिना सोचे कि अब एग्जीक्यूटिव क्या करेगी। लेजिस्लेटिव का अपना काम है, उसने कर दिया इंडिपेंडेंटली। एग्जीक्यूटिव अपना, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, मतलब इनको इनका काम पता है, इनका अपना ओन जुरिस्डिक्शन है और वो ये करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब इंडिया को फेडरल कंट्री मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री कौन बनाता है इंडिया को? तो इसमें तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले हम यूनियन लिस्ट पढ़ेंगे और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको इन तीन लिस्ट को ही एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। सो यूनियन लिस्ट एक वो लिस्ट है जिसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी या डिफेंस ऑफ द कंट्री, ये आते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे ये सब्जेक्ट्स। और इसमें जो यूनियन लिस्ट में सिर्फ पीएम है जो कि चेंज कर सकता है, ठीक है। ओनली पीएम कैन चेंज द सब्जेक्ट्स, या इन सब्जेक्ट्स को लेकर कोई भी लॉ पास करना हो, कोई भी ऑर्डर पास करना हो तो वो सिर्फ पीएम कर सकता है और कोई नहीं। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. और हमने ये यूनियन लिस्ट किस लिए बनाई? क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि मतलब सेम पैटर्न हो जिसमें, ठीक है। लाइक हम एक यूनिफॉर्म, हमारी एक यूनिफॉर्म होती है स्कूल में सबकी सेम, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न कहेंगे हम उससे। लाइक हम साइंस में भी हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि
एक सेम पैटर्न बन जाना, तो इसलिए यूनियन लिस्ट को बनाया गया है। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉस, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही यूनियन लिस्ट में लॉ जो है वो बना सकती है या ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन किस पे ऑर्डर पास करती है? सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स पे जो मैंशनड है। नेक्स्ट वन, स्टेट लिस्ट। This list contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. सिर्फ स्टेट लिस्ट ही है जो है सब्जेक्ट जो है मेंटेन करती है, ये सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है अलोन कैन मेक लॉज, वो खुद ही लॉज बनाती है इन मेंशन सब्जेक्ट्स पे, ना तो इस पे यूनियन लिस्ट बना सकती है ना कॉन्करेंट लिस्ट। अब इन मेंशन सब्जेक्ट पे सिर्फ स्टेट लिस्ट के पास ही हक है, राइट है कि वो ही बना सकती है लॉ या कोई ऑर्डर पास कर सकती है। नेक्स्ट वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। सो कॉन्करेंट लिस्ट, this list includes subjects of common interest to both the union government as well as the state governments. ये वो लिस्ट है जो कि यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें जो है लॉज पास कर सकते हैं या ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं मेंशन सब्जेक्ट्स पे। और वो मेंशन सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। और बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, जैसे कि मैंने अभी बताया। और ये जो लिस्ट है, इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल। इसका मतलब है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में अगर किसी भी बात पर लड़ाई हो जाती है कि नहीं, यूनियन गवर्नमेंट कहता है कि नहीं ट्रेड यूनियन पे यही लॉ पास होना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही ट्रेड यूनियन में पास होना चाहिए, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और वो एक नतीजे पर नहीं पहुँच पाते। तो उस वक्त जो कॉन्करेंट लिस्ट का तो कोई है नहीं लीडर, तो इस वक्त जो यूनियन लिस्ट का जो भी लीडर होगा या यूनियन लिस्ट जो है मींस यूनियन गवर्नमेंट का ही लॉ पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं सुनी जाएगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट की बात जो है सुनी जाएगी। नेक्स्ट, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? लिंग्विस्टिक स्टेट फर्स्ट। तो हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कैसे फेडरलिज्म जो है प्रैक्टिस्ड होते हैं, और उसमें फर्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट, इसमें टोटल 3 हैं। तो इसको मैं इन शॉर्ट बताती हूँ आपको। ये वो स्टेट हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड हुई हैं। 1947 में क्या हुआ कि जो ओल्ड स्टेट्स हैं उन्हें चेंज कर दिया गया इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, कि अब ओल्ड स्टेट्स को हटा दिया और न्यू स्टेट्स बनाई गई, न्यू बाउंड्रीज़ बनाई गई उनकी। और 21 बेसिस पे हुआ कि पीपल क्या लैंग्वेज बोलते हैं, लाइक हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा में, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में, साउथ इंडियन जो भी लैंग्वेज होती है उनकी बंगाली, वो साउथ की तरफ हो गए, ठीक है। सो अपना अपना एक रीजन दे दिया, एक एक स्टेट दे दी, और लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स हैं वो चेंज हुई, लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को उन स्टेट्स पे भेजा गया। अभी हम देखेंगे लाइक पंजाब के लोग कनाडा में भी बहुत हैं, वी ऑल नो कि कनाडा को हम एक वो भी कहते हैं पंजाब भी, तो एक तरीके से। लेकिन हम लाइक पंजाब है, पंजाब सिर्फ पंजाबी ही वहाँ पे मोस्टली आपको मिलेंगे, हरियाणा में आपको मोस्टली हरियाणवी ही मिलेंगे, राजस्थान में राजस्थानी बोलने वाले ही मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज बोलने वाले ही मिलेंगे आपको, मीन्स 90 to 95% वो ही मिलेंगे। बस 5% या 4 to 5% ऐसा हो सकता है कि कोई और मिल जाए, बाकी मोस्टली आपको वही मिलेंगे। क्यों? इससे कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट, जो हम अभी इंडिया में देख रहे हैं प्रेजेंट में, कि इसलिए हुआ ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना होए कि ये मेरी लैंग्वेज नहीं है या कोई लैंग्वेज समझ ना पाए, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो इसलिए ये जो डिवीजन है किया गया। देन नेक्स्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी। तो इस लैंग्वेज पॉलिसी में क्या हुआ कि एज वी ऑल नो हमारी टंग लैंग्वेज, लाइक मेरी टंग लैंग्वेज हिंदी है, आपकी कुछ और होगी, बट एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया हिंदी को, उसे आइडेंटिफाई किया गया हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। बट क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आई कि सबकी मदर टंग है, हिंदी माना गया, सिर्फ सबकी तो नहीं लेकिन 40% लोगों की जो है ये हिंदी मदर टंग है। तो देखा गया कि बहुत कम परसेंट है, 40 out of 100। सो हिंदी के साथ साथ 21 अदर लैंग्वेजेस और रिकॉग्नाइज की गई और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई की गई। तो 21 अदर लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत भी आती है उसमें, योर इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, इंक्लूडिंग हिंदी 22 लैंग्वेजेस हो जाएंगी। अगर हम हिंदी को इंक्लूड ना करें तो 21 है। और ये वो है लैंग्वेज पॉलिसी जिसमें 1965 में जो था
इंग्लिश का यूज़ होना अब स्टॉप होना था और हिंदी ही अब आगे कंटिन्यू होनी थी। बट 1965 में ये होना तो था, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने कहा कि नहीं, हमें इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का राज था, तो उन्हें अच्छे से इंग्लिश आने लग गई तमिलनाडु को, और हिंदी बोलना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि पहले हमने इंग्लिश सीखी और हमें अब इंग्लिश अच्छे से आती है, तो हम स्पेशली हिंदी सीखें। मतलब अब हमें इंग्लिश आती है तो वाई नॉट आप इंग्लिश को क्यों ना कंटिन्यू कर दें। तो 1965 में जो होना था इंग्लिश को स्टॉप, वो नहीं हुआ, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी कंटिन्यू की गई। और ऐसा भी कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी, वो अग्री तो हो गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पीठ पीछे कभी सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु के लोगों पे या किसी भी स्टेट में, मतलब वो ये ना करें कि प्रेशराइज करें कि नहीं इंग्लिश नहीं बोलनी, हिंदी ही बोलनी है, क्योंकि वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऐसा वो फोर्स नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी स्पेसिफाइड हो गया था। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आपको समझाना चाह रही हूँ कि लैंग्वेज पॉलिसी में हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, 40% लोग ही बोलते थे उसको, तो 21 अदर लैंग्वेज और निकाल दी बस, लेकिन उस 21 लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं थी। इंग्लिश को स्टॉप होना था 1965 में, बट वो नहीं हुआ। तमिलनाडु के मूवमेंट के कारण उन्होंने आगे मुद्दा छेड़ा कि नहीं इंग्लिश बंद नहीं होनी चाहिए, और वो नहीं हुई। बीच में एक पॉइंट मिस हो गया, जो कि है कि जो स्टेट्स हैं, हर स्टेट ने जो क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया कि वो और लैंग्वेज में भी अपना जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। जो 21 लैंग्वेजेस हैं उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज पे वो इंक्लूडिंग हिंदी, वो जो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, उन्हें ये एक वो दे दी, इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी। और वो 21 लैंग्वेजेस कौन है, आपका क्वेश्चन होगा। तो वो 21 लैंग्वेजेस ये हैं आपके सामने, जो कि बंगाली भी है इसमें, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़ी, पंजाबी, संस्कृत, आप ये सारे पढ़ लेना, तमिल, तेलुगु, उर्दू सारे हैं, और इनकी परसेंटेज भी हैं। पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स में कि भाई कोई भी एक लैंग्वेज दे दो और आपको परसेंटेज बतानी है। सो यू शुड बी नो अबाउट 21 लैंग्वेजेस। देन नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये लास्ट टॉपिक है, आफ्टर दैट वीडियो शुड बी डन। उसके बाद आपको और वीडियोस के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो सेंटर स्टेट रिलेशन, for a long time the same party ruled both at the center and in most of the state. This means that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. अभी आप पॉइंट्स पढ़ लेना एंड नोट डाउन भी कर लेना, मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। सो इन शॉर्ट सेंटर स्टेट रिलेशन को ऐसा हम समझ सकते हैं कि पहले इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, जो सेंटर एंड स्टेट, सॉरी वो स्लाइड आगे होगी, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि पहले क्या हुआ था, इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, जो सेंटर एंड स्टेट दोनों पे रूल करती थी। ठीक है, कि मतलब कांग्रेस ऐसा था कि मतलब अपना रूल जमा के रखती थी, सेंटर पे भी स्टेट पे भी, मतलब जो भी कांग्रेस चाहती थी वो करती थी, वो एज अ सुप्रीमसी था एक तरीके से, कि वो रूल करती थी सेंटर स्टेट पे जैसे भी कांग्रेस चाहती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोकल पार्टीज़ आने लगी, वो जीतने लगी इलेक्शंस लोकल पार्टीज स्टेट्स में, और वो आने लग गई। लेकिन जो सेंट्रल स्टेट है वो अलाउ नहीं करती थी स्मॉल पार्टीज़ जो थी, जो लोकल पार्टीज़ थी, उन्हें रूल करने के लिए, और बार बार उन्हें मिसयूज़ करती थी कॉन्स्टिट्यूशन का, और बार बार जो है डिसमिस करती थी स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि राइट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो मिसयूज़ करे कॉन्स्टिट्यूशन का और डिसमिस करे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, बट वो करती थी ऐसा। फिर एक बार क्या हुआ 1990 में, याद रखना कब, 1990 में कोलिनेशन गवर्नमेंट आई। ठीक है, कोलिनेशन गवर्नमेंट आई तो जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जो आई थी स्टेट से जीत के, उनको मतलब एक हक मिल गया, पावर शेयर होने लग गई, और वो इससे इंडिपेंडेंट बना दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, और जो छोटी छोटी लोकल पार्टीज़ है उसको भी पावर्स मिली। ठीक है, लेकिन इस वक्त अब आप लोग सोचोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ गया, वो क्या डर गई? नहीं, वो कोलिनेशन गवर्नमेंट से नहीं डरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से डर गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोलिनेशन गवर्नमेंट की वाहवाही कर दी कि वाह ये तो बिल्कुल सही काम है, परमिशन दे दी उनको कि हाँ तुम सही कर रहे हो ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हारी एक तरह से, वो डर गई, और वो एबल नहीं थी कि डिसमिस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, और वो इसलिए डिसमिस नहीं कर पाई स्टेट गवर्नमेंट को, ना उन्हें दबा पाई। ठीक है, तो इस तरीके से कोलिनेशन गवर्नमेंट आई 1990 में, और किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को उनका हक मिला। सो दिस इज़ नोन एज सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इन शॉर्ट आप एक बार पॉइंट्स पढ़ लेना। फॉर नाउ थैंक यू।
Until the next video, keep learning, keep practicing.